ओके, सो आज लास्ट सेशन है आप लोगों का। तो टुडे वी विल स्टडी अबाउट हाउ टू फाइल अ रिटर्न। इनकम टैक्स रिटर्न कितने कितने तरीके के होते हैं, व्हाट ऑल आर द टाइप्स ऑफ द इनकम टैक्स रिटर्न, हु ऑल आर एलिजिबल फॉर फाइलिंग व्हाट सर्टेन काइंड ऑफ द रिटर्न, ये सब पढ़ेंगे। फिर हम प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करेंगे कि हमें कैसे अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है, हाउ एन इंडिविजुअल सैलरीड पर्सन, कि कोई भी ऐसा पर्सन है हु इज डूइंग अ जॉब, दैट पर्सन इज अ सैलरीड एम्प्लॉय, तो वो अपना कैसा रिटर्न फाइल कर सकता है, हम वो आज सीखेंगे। ठीक है। तो आई गेस जो रेजिडेंशियल स्टेटस की जो मैंने आपको रिकॉर्डेड सेशन भेजा था, उसका फीडबैक फॉर्म भी भेजा था, उसकी क्विज भी भेजी थी, क्या सबने वो सब कर लिया है? फीडबैक फॉर्म और क्विज फिलअप कर दिया है? और अगर नहीं किया है तो टुडे इज द लास्ट डेट। आज भी आपको एक क्विज मिलेगी, एक फीडबैक फॉर्म मिलेगा, वो भी आपको फिल करना पड़ेगा। और जो पहले की रेजिडेंशियल स्टेटस की थी वो भी कर लीजिए, क्योंकि उसी के बेसिस पे यू विल गेट दी अटेंडेंस, उसी के बेसिस पे यू विल गेट दी मार्क्स, उसी के बेसिस यू विल गेट दी सर्टिफिकेट। ठीक है। एम आई क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। ओके। सो अब सबसे पहले हम बात करते हैं इनकम टैक्स रिटर्न क्या होता है। कोई बता सकता है व्हाट इज इनकम टैक्स रिटर्न? कि मैम ये होता है इनकम टैक्स रिटर्न, या हम्म, ये मतलब है? एनीवन? यस, एनीवन हु कैन टेल मी व्हाट ऑल इज इनकम टैक्स रिटर्न? मैम एक इंडिविजुअल की इनकम पर जितना टैक्स बनता है वो गवर्नमेंट को दिखाना, ये आईटीआर हो गया। गुड। सो इनकम टैक्स रिटर्न इज कोई भी आपकी किसी भी फाइनेंशियल ईयर में, किसी भी असेसमेंट ईयर में जितनी भी आपकी टैक्स लाइबिलिटी अराइज हो रही है वो आपको पे करनी होती है। तो कैसे हम कैलकुलेट करें? आपको जितनी भी आपने डिडक्शंस पढ़ी होगी प्रीवियस क्लास में, क्या आप एक्चुअल में आपकी कोई टैक्स लाइबिलिटी बन रही है, नहीं बन रही है, कौन कौन से एग्जेम्पशंस यू कैन अवेल, कौन कौन से डिडक्शंस यू कैन अवेल, what all facilities are present for you, इन सारी चीजों को जब हम क्यूमुलेट करते हैं, अपना इनकम देखते हैं, उन डिडक्शंस को डिडक्ट करते हैं, एग्जेम्पशंस को अवेल करते हैं, वो सब करने के बाद जो हमारी इनकम बचती है उस पे जो टैक्स लाइबिलिटी रहती है, दैट इज इनकम टैक्स रिटर्न, वो आपको बताता है। वहां से आप उसको पेमेंट करते हो। इफ बाय एनी चांस यू गेट लकी और आपको कोई रिफंड मिलता है कि किसी फाइनेंशियल ईयर में, किसी असेसमेंट ईयर में यू आर नॉट एलिजिबल, यू आर नॉट हैविंग एनी टैक्स लाइबिलिटी, बट आपने पहले का पे कर रखा है, तो आपको उसके लिए उन्हें रिफंड मिलता है। तो इनकम टैक्स रिटर्न वो भी आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि यू कैन अवेल योर इनकम टैक्स रिफंड। ठीक है। तो हमारे पास जितनी भी इनकम टैक्स रिटर्न है, देर आर 7 इन नंबर। आईटीआर जितने भी होते हैं हमारे पास 7 होते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम ITR 1 टिल ITR 7। ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम ITR 1 की। ITR 1 का आई गेस मेरी स्क्रीन भी सबको दिख रही है? यस, इज द स्क्रीन विजिबल टू एवरीवन? यस मैम। ओके। सो ITR 1 का जो एक और नेम होता है, द अदर नेम ऑफ ITR 1 इज सहज। ठीक है। सहज इज द अदर नेम ऑफ ITR 1। ITR 1 कैन बी फाइल्ड बाय एनी इंडिविजुअल जिसकी इनकम या तो उसकी सैलरी से आ रही है, जो वो जॉब करता है उसकी से आ रही है, या इफ दैट पर्सन इज अ रिटायर्ड पर्सन उसकी पेंशन आ रही है। सेकेंड, अगर दैट पर्सन इज हैविंग एन हाउस प्रॉपर्टी, उसको उसने रेंट पे दे रखा है, बी इट फॉर द कमर्शियल पर्पसेस और फॉर द रेजिडेंशियल पर्पसेस, उससे अगर उसको कोई इनकम आ रही है, या फिर कोई और सोर्सेज, अदर सोर्सेज ऑफ इनकम अगर है अपार्ट फ्रॉम इनकम विच हैज बीन अराइजिंग फ्रॉम लॉटरी, कि उसने कोई लॉटरी जीती है, या कोई रेस हॉर्सेस, उसमें उसको बेट लगाया है, उसने पैसा लगाया है, और उसमें अगर उसको कोई भी इनकम जनरेट हुई है, ये इंक्लूड नहीं होना चाहिए। सो ITR 1 इज फॉर एनी इंडिविजुअल हु इज एन एम्प्लॉय। ठीक है। उसकी जो इनकम आ रही है, उसकी जो सैलरी आ रही है, इफ दैट पर्सन इज हैविंग दैट सैलरी, और इफ दैट पर्सन इज अ रिटायर्ड पर्सन, तो उसकी अगर पेंशन आ रही है तो इनकम वो इन्वॉल्व हो सकती है। सेकेंड इनकम होती है अगर उसकी कोई हाउस प्रॉपर्टी है, इफ देर इज एनी हाउस प्रॉपर्टी ऑफ दैट पर्सन एंड दैट पर्सन हैज रेंटेड दैट हाउस प्रॉपर्टी फॉर द रेजिडेंशियल पर्पस और फॉर द कमर्शियल पर्पस, तो उसका जो रेंट आ रहा है, उसका जो इनकम आ रहा है, दैट कैन बी इंक्लूडेड। और any other income from any other sources
अपार्ट फ्रॉम इनकम फ्रॉम द लॉटरी और इनकम फ्रॉम द रेस हॉर्स। इन दोनों को हम इंक्लूड नहीं करेंगे जब हम बात करेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। सो ITR1 कैन बी फाइल्ड बाय एनी इंडिविजुअल who are having income from salary or from pension. Second, any income from one house property, दो हाउस प्रॉपर्टी का नहीं इन्वॉल्व होता। अगर किसी भी इंडिविजुअल की दो हाउस प्रॉपर्टी है और उसको उसने रेंट पे दे रखा है, तो ऐसे इंसान को एलिजिबल नहीं होता है ITR1 फाइल करना। अगर उसके पास सिर्फ एक हाउस प्रॉपर्टी है और वो हाउस प्रॉपर्टी रेंट है फॉर कमर्शियल और रेजिडेंशियल पर्पस, then that person is eligible for filing the ITR1 or income from other sources, and the other sources should not include income from lottery or income from race horses। ठीक है, तो ITR1 ऐसे लोग करते हैं। ITR1 का जो अदर नेम है दैट इज ऑल्सो नोन एज सहज। एम आई क्लियर ऑन ITR1? किसी को कोई डाउट है? एनीवन हु इज हैविंग एनी डाउट रिगार्डिंग ITR1? ITR1 होता क्या है? यस, एनीवन? अगर क्लियर है तो थम्स अप भी आप कर सकते हैं। यू कैन राइट डाउन ऑन द चैट बॉक्स। कोई डाउट है तो आप डाउट भी अपना चैट बॉक्स पे डाल सकते हैं। आपको अगर नहीं बोलना है, हृदय हैज थम्स अप, और कोई? बाकी सबको सक्षम ने थम्स अप कर दिया है। एनीवन एल्स हु इज हैविंग एनी डाउट? यस। हु इज दिस जूम यूजर? ये जूम यूजर कौन है जिसने अपना नेम मेंशन नहीं कर रखा है? ओके, देन द सेकंड ITR, the second ITR is for an individual or from Hindu undivided family। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कौन होती है? एनीवन? यहाँ पे थर्ड ईयर के भी बच्चे हैं, सेकंड ईयर के भी बच्चे हैं। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। दिव्या बच्चे म्यूट करो अपने आप को। हाँ जी, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कौन होते हैं? इतना तो पता होगा। हम जो जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं और उनका बिजनेस है। अरे मैम, जिसमें मतलब मतलब ताऊ चाचा सब एक साथ रह रहे हो। जॉइंट फैमिली में फिर व्हाट इज द कंडीशन ऑफ अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली? यस, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को स्टार्ट करने के लिए या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को कंटिन्यू करने के लिए व्हाट इज द बेसिक नेसेसिटी? कि ये नेसेसिटी होता है, ये चीज तो प्रेजेंट होना चाहिए। एनीवन? यस, इतने बच्चे हैं, कोई तो बताए। व्हाट इज द बेसिक नेसेसिटी टू कंटिन्यू हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस? एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, जॉइंट फैमिली होनी चाहिए, यू शुड हैव एनी बिजनेस दैट इज स्टार्टिंग, दैट इज कंटिन्यूइंग फ्रॉम योर एंसेस्टर्स। ठीक है, तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, एंसेस्ट्रल एसेट होना चाहिए, देन ओनली दैट पर्सन इज एलिजिबल टू कंटिन्यू द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। ठीक है, तो ITR2 कैन बी फाइल्ड बाय एनी इंडिविजुअल और क्या बाय। खाना, मेरे को भूख लग आश्रिता, रही है। काइंडली म्यूट योर सेल्फ। कहता खाना खाना, मैंने कहा कहता कि देखो, मैंने कहा जो ला के दे। गुड आफ्टरनून मैम। सो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली और एनी इंडिविजुअल जिनकी इनकम किन किन कॉम्पोनेंट से बन रही है, द फर्स्ट इज फ्रॉम द सैलरी और द पेंशन, द सेकेंड वन इज इनकम फ्रॉम वन हाउस प्रॉपर्टी, थर्ड इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अदर सोर्सेज में अब जो हमारा इंक्लूड हो जाता है दैट इज विनिंग फ्रॉम द लॉटरी और विनिंग फ्रॉम द रेस हॉर्सेज। देन द अदर इज इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। कैपिटल गेन क्या होता है? सब कॉमर्स के बच्चे हैं, व्हाट इज नोन एज कैपिटल गेन? यस, मैम कैपिटल एसेट्स पे जो हमें रिटर्न मिलता है फ्रॉम लॉन्ग टर्म।
रिटर्न। और कोई इसको मॉडिफाई कर सकता है जो हृदय ने बताया है? कैपिटल मैम गेन। सेल ऑफ अ कैपिटल एसेट। सेल ऑफ अ कैपिटल एसेट एट लॉस और एट अ गेन? मैम एट प्रॉफिट, बेसिकली एट गेन। एट गेन। सो कोई भी आपका कैपिटल एसेट है, कोई भी आपका लॉन्ग टर्म एसेट है, जब आप उसको सेल आउट करते हो एंड व्हेन द सेल आउट इज बीइंग डन एट अ प्रॉफिट, देन उस प्रॉफिट पे जो कैपिटल, जो प्रॉफिट होता है उसको हम कैपिटल गेन कहते हैं। सो कैपिटल गेन इज ऑल्सो एलिजिबल फॉर टैक्स। ठीक है, तो जो आपका ITR 2 है, कोई भी इंडिविजुअल उसको फाइल कर सकता है, कोई भी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस कर सकता है, प्रोवाइडेड उनकी जो इनकम है उसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होने चाहिए, दैट शुड बी इनकम फ्रॉम सैलरी और इनकम फ्रॉम पेंशन, income from house property, income from capital gains, and income from other sources. And here the other sources will also include the income from the winning up of the lottery and income from the winning up of the race horses. तो ITR 2 ऐसे ऐसे लोग फाइल कर सकते हैं, उसको अवेल कर सकते हैं। देन कम्स ITR नंबर 3। ITR नंबर 3 होता है कोई भी ऐसा इंडिविजुअल, कोई भी ऐसा HUF हु इज अ पार्टनर इन द फर्म, कि जो भी लोग पार्टनर होते हैं फर्म के अंदर, या बहुत बारी जो आपका हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होते हैं वो पार्टनर बन जाते हैं, तो एनी पर्सन हु, एनी इंडिविजुअल और एनी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हु इज अ पार्टनर इन अ फर्म, अब पार्टनर इन अ फर्म में है तो उनकी इनकम जब वो ITR 3 फाइल कर रहे हैं तो उस इनकम में वही सारे कंपोनेंट्स आने चाहिए जो उनको इनकम मिल रही है व्हेन दे आर बीइंग अ पार्टनर। चाहे उनको इंटरेस्ट मिल रहा है, चाहे उनको सैलरी मिल रही है, चाहे उनको कोई रेमुनरेशन मिल रही है, कोई कमीशन मिल रही है, कोई बोनस मिल रहा है। सो एनी इंफॉर्मेशन, एनी इनकम दैट दे आर रिसीविंग फ्रॉम बीइंग अ पार्टनर इन द फर्म, वो बिजनेस की इनकम इंक्लूड नहीं कर सकते। तो कोई भी ऐसा इंडिविजुअल, कोई भी ऐसा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस जो एक पार्टनर है फर्म में, तो वो अपनी इनकम उस पर्टिकुलर ITR 3 के लिए वही इनकम यूज कर सकता है जो कि उसको मिल रही है when that person or when that Hindu undivided family is a partner in a firm। तो वो अपनी, अगर फॉर एग्जाम्पल मी बीइंग अ पर्सन जो एक पार्टनर है एक फर्म में, प्लस मेरे पास कोई अपना बिजनेस भी है, ठीक है, तो मैं ऐसी इंडिविजुअल ITR 3 उसी इनकम के साथ फाइल कर सकती हूँ जब मेरी इनकम सिर्फ उसी कंपोनेंट से बनी है जो मुझे मिली है जब मैं पार्टनर थी उस फर्म की। मैं अपनी इनकम फ्रॉम द बिजनेस इसमें नहीं ला सकती हूँ। ITR 3 अगर मुझे फाइल करना है तो इनकम वही मुझे यूज करनी पड़ेगी जो कि मुझे मिली है एज अ पार्टनर इन अ फर्म। आई कैन नॉट यूज एनी इनकम जो मेरे को एक कोई एम्प्लॉयमेंट में मिली है। आई कैन नॉट यूज एनी इनकम जो मुझे बिजनेस में मिली है। आई कैन यूज ओनली दैट इनकम विच आई हैव रिसीव्ड व्हेन आई एम बीइंग अ पार्टनर इन अ फर्म। तो ITR 3 कोई भी इंडिविजुअल फाइल कर सकता है, कोई भी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस फाइल कर सकता है अगर वो कोई फर्म के पार्टनर है, और उनकी जो इनकम है जो वो ITR 3 में डालेंगे, जो उसको यूज करेंगे, वो इनकम सिर्फ और सिर्फ उसी फर्म से रिलेट करनी चाहिए व्हेन वॉट एवर इनकम दे हैव रिसीव्ड एज बीइंग अ पार्टनर इन द फर्म। इट कैन बी इंटरेस्ट, इट कैन बी बोनस, इट कैन बी सैलरी, इट कैन बी रेम्यूनरेशन, इट कैन बी कमीशन। क्लियर है ये ITR 3 कौन कर सकता है, कौन कौन सी इनकम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं? इफ इट इज क्लियर एवरीवन शोज अ थम्स अप। नहीं है तो आई कैन एक्सप्लेन इट अगेन। हृदय को समझ आ गया है? एनीवन एल्स? बाकी किसी को नहीं आया? मयंक को आ गया है, खुशी को आ गया है, और बताओ बच्चे। इफ यू वांट आई कैन रिपीट इट। प्रियंका को आ गया है। चलो देन, now let's move to ITR नंबर 4। ITR नंबर 4 is also known as सुगम। सुगम में सबसे पहले ITR 4 देखने से पहले कि ITR 4 होता क्या है, एक कॉन्सेप्ट आता है दैट इज नोन एज प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम। किसी को कोई आइडिया है, या किसी ने जैसे 3rd ईयर के बच्चों ने इनकम टैक्स पढ़ ली है, तो आर दे अवेयर अबाउट दिस पर्टिकुलर स्कीम, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम? एनीवन?
कि ये कॉन्सेप्ट क्या होता है, क्या कहलाते हैं? एनीवन? हाँ जी, एनीवन, किसी को पता है? किसी को जीएसटी के बारे में थोड़ी सी हिंट है? एनीवन, जीएसटी क्या होता है, या उसमें कॉम्पोजिशन स्कीम एक स्कीम होती है, वो क्या होता है? अगर किसी को वो पता है, वी कैन रिलेट इट टू दैट। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम, एनीवन? अच्छा, हम अपनी टैक्स कैसे निकालते हैं? टैक्स लाइबिलिटी किस चीज पे निकालते हैं? अगर हमें अपनी इनकम टैक्स निकालनी है, हमें अपनी टैक्स लाइबिलिटी दिखानी है, तो वो टैक्स लाइबिलिटी हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? क्या क्या कंपोनेंट्स ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं? बताओ, किस कंपोनेंट से क्या सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्या आता है, फिर किस पे टैक्स लगाते हैं? एनीवन? बोलो बच्चे, एनीवन? हृदय, खुशी, जय, सुयोग, मैम एक बार, शांति। मैम अगर बिजनेस के तौर पे देखें तो फिर जैसे वो सेल्स सेल्स होगी, फिर हम उसमें अपने बिजनेस एक्सपेंसेस माइनस करेंगे। फिर प्रोप्राइटर्स जो भी होंगे उनका जो हिस्सा होगा वो भी माइनस करके जो नेट प्रॉफिट निकलेगा उस पर टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट होगी। मतलब कि इनकम में से जब मैं अपने एक्सपेंडिचर सब्ट्रैक्ट कर लूंगी, उसको एक्सक्लूड कर दूंगी, जो मेरे पास रिमेनिंग अमाउंट रहेगा, अगर मेरी कोई इंटरेस्ट पेमेंट है, कोई भी डिबेंचर्स पे, कोई भी लोन है, उस पे इंटरेस्ट पेमेंट है, वो करने के बाद जो अमाउंट रहेगा मैं उस पे टैक्स पे करूंगी, है ना? हर बिजनेस एंटरप्राइज यही करता है। या कोई सैलरीड पर्सन होता है, जो उसको सैलरी मिलती है उस पे वो टैक्स पे करता है ना? तो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम क्या कहता है? किसी भी ऐसे बिजनेस एंटरप्राइज को यू डू नॉट हैव टू कैलकुलेट योर इनकम। आपके पास जितनी भी इनकम है, आपके पास जितना भी अमाउंट ऑफ मनी आपने इनकम किया है, आप जनरली जितने भी बिजनेस हाउसेज होते हैं, इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस करते हैं, जो अमाउंट होता है वो उनका प्रॉफिट होता है, वो उनकी इनकम होती है, उसमें से टैक्स लायबिलिटी अराइज होती है। तो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम कुछ लोगों के लिए, कुछ स्पेसिफाइड लोगों के लिए, इनकम टैक्स एक्ट ने एक लिबर्टी दी है दैट यू डू नॉट हैव टू कैलकुलेट योर एक्सपेंडिचर, यू डू नॉट हैव टू कैलकुलेट योर इनकम, यू डू नॉट हैव टू यू डू नॉट हैव टू यू एक नो मिनट मम्मी, मेरे को ना ज्वाइन कर। भव्या, म्यूट योरसेल्फ। तो जो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम होती है, वो एक फैसिलिटी है, वो एक एडवांटेज है लोगों के लिए, कि आप क्या करो, आप एक डिसाइड कर लो कि ये पर्टिकुलर अमाउंट आपकी हमेशा इनकम रहती है। एवरेज इनकम जब हम निकालते हैं, एक अमाउंट पे पहुंचो, उस एवरेज इनकम में हमेशा एवरी फाइनेंशियल ईयर आप उसका एक परसेंटेज दे दो एज अ टैक्स। यू डू नॉट हैव टू कैलकुलेट आपकी क्या इनकम बची है, क्या इनकम रही है किसी भी फाइनेंशियल ईयर में। हर साल आप एक पर्टिकुलर अमाउंट, फॉर एग्जाम्पल इफ आई बीइंग अ पर्सन जिसने प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम ऑप्ट करी है, ठीक है, और मैंने अथॉरिटीज को बोल दिया है कि मेरा 5 साल का रिकॉर्ड है कि हर साल मेरे पास जो बचता है, जो अमाउंट बचता है, जो इनकम रहती है, दैट इज 10 लाख। ठीक है, अब उस 10 लाख पे मैं हर साल आपको एक सर्टेन सर्टेन परसेंटेज ऑफ इनकम आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगी हर साल। चाहे मेरी इनकम 10 लाख हो या नहीं हो, अगर किसी साल मेरी 20 लाख हो गई तो भी मैं 10 लाख के हिसाब से आपको टैक्स पे करूंगी। अगर किसी साल मेरी 5 लाख हो गई इनकम, तो मैं आपको 10 लाख के हिसाब से ही टैक्स पे करूंगी। तो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम होती है कि आपको हर साल अपनी इनकम नहीं डिसाइड करनी पड़ती, हर साल आपको अपनी इनकम कैलकुलेट नहीं करनी पड़ती है, हर साल आपको अपने इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस करके जो लेफ्ट ओवर अमाउंट है उस पे टैक्स नहीं देना, बट एक ऐसे अमाउंट पे टैक्स देना है जो आपने डिसाइड कर दिया है बिफोर ऑप्टिंग फॉर द प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम, और हर 5 साल आपको वही टैक्स पे, वही अमाउंट पे टैक्स पे करना है। अब ये किन किन लोगों पे ये ऑप्शन अवेलेबल होता है? उन्हीं लोगों के पास ऑप्ट कर सकते हैं प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम जिनका टर्नओवर इज लेस देन 2 करोड़। टर्नओवर सबको पता है क्या होता है? एनीवन जिसको टर्नओवर नहीं पता? टर्नओवर का मतलब होता है द अमाउंट ऑफ दी सेल्स।
एक साल में आप कितनी सेल्स करते हो, ठीक है। तो एनी पर्सन, एनी बिजनेस एंटरप्राइज जिसका टर्नओवर इज लेस देन 2 करोड़, दे आर हैविंग एन ऑप्शन टू ऑप्ट फॉर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम कहता है आप एक डिसाइड कर लो अमाउंट जिसके हिसाब से आप टैक्स पे करोगे हर साल। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज मैंने प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम ऑप्ट कर ली है, आज मैंने अगर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम ऑप्ट कर ली है, तो मैं 45 ईयर्स आई कैन नॉट चेंज माई स्कीम। ये नहीं है कि मेरे को आज मेरे को फायदा हो रहा है, आज मेरी जो सेल है, जो मेरी टर्नओवर, जो मेरा इनकम है वो 1 करोड़ है, पर मैं टैक्स पे कर रही हूँ 10 लाख के हिसाब से, तो मेरा फायदा हुआ। नेक्स्ट ईयर मेरी सेल कम हो गई, उसके बाद भी नेक्स्ट ईयर मेरी सेल कम हो गई, तो मैं अथॉरिटीज को नहीं कह सकती हूँ कि मेरे को प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम नहीं चाहिए। अगर मैंने आज ऑप्ट करी है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम, तो इट इज एप्लीकेबल फॉर मी फॉर 5 ईयर्स, ठीक है। 5 साल के बाद अगर मैंने 5 साल के बाद कह दिया कि अब मैं प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम नहीं करना चाहती हूँ, इस साल आई गो फॉर द टैक्स ऑन द बेसिस ऑफ माई इनकम, तो अगले 5 साल में प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम ऑप्ट नहीं कर सकते। तो दिस इज अ रूल। अगर आज मैंने उसको ऑप्ट करा है, तो फॉर द 5 ईयर्स आई नीड टू पे द टैक्सेस ऑन द बेसिस ऑफ प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम। अगर आज मैंने डिसकंटिन्यू कर दिया, तो फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स आई कैन नॉट कंटिन्यू, आई कैन नॉट स्टार्ट द प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम अगेन, ठीक है। तो फोर्थ जो आपका है ITR 43, उसको हम सुगम भी कहते हैं, और उसको जो लोग होते हैं वो वही लोग अप्लाई करते हैं, वही लोग रिटर्न फाइल करते हैं ITR 43, हु आर अंडर द स्कीम ऑफ प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम। सो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम सबको समझ आ गया? कोई है ऐसा जिसको नहीं समझ आया? एनीवन? ओके। सो जो आपका ITR 43, उसको हम सुगम भी कहते हैं। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम अवेलेबल होती है, कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी HUF हु हैज ऑप्टेड प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम अंडर द सेक्शन 44AD एंड 44AE, तो ऐसे लोग ही ITR 43 फाइल करते हैं। एनी पर्सन हु इज हैविंग इनकम फ्रॉम सैलरी एंड पेंशन, एनी पर्सन हु इज हैविंग इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी एंड द अदर सोर्सेज, ठीक है। Then let's come to the ITR 5. ITR 5 can be used by the firms, can be used by the association of people, can be used by the bodies of individual। जो भी आपके जितनी भी पार्टनरशिप फर्म्स होती हैं, जितने भी आपके एसोसिएशंस होते हैं, जितने भी आपकी बॉडीज ऑफ इंडिविजुअल होते हैं, वो लोग ITR 5 फाइल करते हैं, ठीक है। Then comes ITR 6. It can be used by the companies, जितनी भी companies which are registered under Companies Act 2013, they are the one who file ITR 6। ITR 7 अब कौन कौन यूज कर सकता है? कोई भी आपका चैरिटेबल ट्रस्ट है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज है, कोई भी रिलीजियस ट्रस्ट है, कोई भी साइंटिफिक रिसर्च यूनिवर्सिटी है, और कोई भी न्यूज एजेंसी है। ऑल दीज पीपल आर एलिजिबल टू फाइल ITR 7। क्या ITR 1 to 7 सबको समझ आ गया है? ऐसा कोई है जिसको नहीं समझ आया है? एनीवन? यस? क्या सबको फ्रॉम ITR 1 to ITR 7 सबको समझ आ गया है? यस बच्चे, एवरीवन राइट डाउन ऑन द चैट बॉक्स, क्या सबको समझ आ गया है या नहीं? यस और नो? एनीवन हु वांट्स टू? समझ आ गया, यस। कोई है जो चाहता है कोई एक स्पेसिफिक ITR में दोबारा एक्सप्लेन करूं? आई कैन। मैम प्रिजम्पटिव वाला दोबारा कर दो, ओके। एनीवन एल्स जो और कोई समझना चाहता है? ओके। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम क्या होती है? हर साल कोई भी बिजनेस हाउस होता है, उसका इनकम बदलती है, ठीक है। इट डिपेंड्स अपॉन दी सेल्स, आपकी कितनी सेल हो रही है।
देन इट विल डिपेंड अपॉन, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं देखूँ समर्स में मेरे एक्सपेंडिचर ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू विंटर्स, क्योंकि मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है। येस और नो एवरीवन? क्या मेरे समर्स में जो एक्सपेंडिचर होते हैं दैट इज मोर एज कम्पेयर टू द एक्सपेंडिचर इन द विंटर्स? ठीक है। अगर हम बिल्स देखें, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स देखें, तो एसी चलते हैं समर्स में, है ना? तो अब जब बिल्स होते हैं तो क्या होता है, हमारा एक्सपेंडिचर बढ़ता है। हमारी इनकम तो उतनी रहती है, इनकम उतनी रहती है, हमारा एक्सपेंडिचर बढ़ गया है। तो उससे क्या, देयर इज एन इम्पैक्ट ऑन द इनकम। अगर मैं देखूं इनकम फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल और फॉर द मंथ ऑफ मई वुड बी डिफरेंट फ्रॉम द मंथ ऑफ, यू कैन से फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर, है ना? तो हर महीने मेरे अलग अलग इनकम आएगी, हर एक महीने हर एक उसी पर्टिकुलर फर्म की। ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल हम हर महीने अपना इनकम टैक्स देखते हैं, हम हर महीना अपनी इनकम देखते हैं, हमारे पास कितना प्रॉफिट आ रहा है। तो अप्रैल का महीने का जो प्रॉफिट होगा दैट वुड बी लोअर एज कंपेयर टू द प्रॉफिट ऑफ द मंथ ऑफ दिसंबर। अब मैं उसी का, अगर मेरे को मंथ वाइज अपनी इनकम टैक्स भरनी है, मंथ वाइज अगर मुझे इंटरेस्ट देना पड़ जाता है कभी, वैसे तो ऐसा होता नहीं है, अगर बाय चांस फॉर एग्जाम्पल हमें हर महीने अपना टैक्स पे करना है, तो जो मेरा टैक्स होगा अप्रैल का दैट वुड बी, एक मिनट बच्चे, दैट वुड बी लोअर एज कम्पेयर टू फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। मेरी जब इनकम अप्रैल के महीने में कम है तो उसमें मैं टैक्स भी कम दूंगी। दिसंबर के महीने की इनकम मेरी ज्यादा है, मेरी एक्सपेंडिचर कम है, तो उसमें मेरा इनकम भी ज्यादा होगा और टैक्स भी ज्यादा दूंगी। ठीक है। तो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम कह रहा है कि आप हर साल अपनी इनकम कैलकुलेट मत करो। हर साल आप अपनी इनकम में से एक्सपेंडिचर सब्ट्रैक्ट करके ये मत देखो आपको कितना प्रॉफिट हुआ है और उस पे टैक्स मत दो। आप जब प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम ऑप्ट कर रहे हो उससे पहले आप देखो ऑन एन एवरेज आपको हर साल कितना प्रॉफिट हुआ है। फॉर एग्जाम्पल उस स्कीम को ऑप्ट करने से पहले मैंने देखा कि फॉर 10 ईयर्स, फॉर कॉन्टिन्यूस 10 ईयर्स जो मेरा प्रॉफिट रहा है दैट इज 2 करोड़। ठीक है। 2 करोड़ इज माई प्रॉफिट, तो मैं क्या कहूंगी कि 2 करोड़ इज माई प्रॉफिट, तो आप मेरे को जो टैक्स ले रहे हो तो आप 2 करोड़ पे ले लो हर साल। तो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम आज मैंने ऑप्ट करी ऑन द बेसिस कि मैंने 10 साल, प्रीवियस 10 साल मेरा क्या प्रॉफिट रहा है। जो प्रॉफिट रहा होगा मैं कहूंगी कि मैं हर साल अपना प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं करूंगी, पर हर साल मैं 2 करोड़ के हिसाब से आपको टैक्स पे करती रहूंगी। ठीक है। इररिस्पेक्टिव कि मेरा कौन से साल में नुकसान हो रहा है, कौन से साल में इनकम ज्यादा है या कम है। फॉर एग्जाम्पल अब इसी साल, जिस साल मैंने प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम ऑप्ट करी है, उस साल जो मेरा प्रॉफिट रहा है दैट इज ओनली, क्या कहते हैं, 1 करोड़। तो मेरे को नुकसान हो गया क्योंकि मुझे टैक्स तो 2 करोड़ के हिसाब से देना पड़ रहा है। तो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन कहता है आप पहले ही डिसाइड कर लो आपने कितने इनकम पे आप टैक्स पे करोगे। हर साल इनकम कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, हर साल आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। क्लियर है ये चीज? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? बच्चे जल्दी यस और नो बोलो, टाइम ज्यादा नहीं है। मंतव्य, इज इट क्लियर? यस मैम। ओके। नाउ अब हम मेन पार्ट पे आते हैं दैट इज एप्लीकेबिलिटी। अब हम अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहते हैं, आईटीआर फाइल करना चाहते हैं, वो कैसे करना चाहते हैं? सबसे पहले हमें अपनी इनकम टैक्स वेबसाइट ओपन करनी पड़ेगी। द लिंक फॉर द सेम हैज बीन गिवन टू यू। ठीक है। आप ये जैसे ही गूगल पे इनकम टैक्स की साइट रखोगे आपके पास एक डैशबोर्ड ओपन होएगा। द डैशबोर्ड वुड लुक लाइक दिस। सबको दिख रहा है ये स्क्रीनशॉट? ठीक है। यस। अब जैसे ही आप इस डैशबोर्ड पे पहुंचोगे आपको ये ऑप्शन दिख रहा है लॉगिन का, तो आप लॉग इन करेंगे। ठीक है। यूल लॉग इन, यूल एंटर योर आधार कार्ड डिटेल्स, यूल एंटर योर पैन कार्ड डिटेल्स और एनी अदर आइडेंटिफाइंग जो भी आपने ले रखा है यूजर आईडी उसको करोगे। यूल एंटर योर पासवर्ड एंड देन यूल क्लिक अपॉन योर कंटिन्यू और आपका क्या अराइव हो जाएगा? आपका अराइव हो जाएगा डैशबोर्ड। आपका जो खुद का अपना एक प्रोफाइल बनी हुई है, लॉगिन बनी हुई है, वो खुल जाता है। ठीक है।
जब लॉगिन खुल जाता है तो आपके पास ऑप्शन आता है कि आप जो आपके प्रीवियस जो आपने रिटर्न फाइल कर रखी थी आप उसको ओपन करो या आप कोई न्यू रिटर्न फाइल करो। तो जब हम न्यू रिटर्न फाइल करते हैं तो वहां पे एक ऑप्शन आता है फाइल नाउ, तो आप उस पे क्लिक करोगे। एज सुन एज यू क्लिक अपॉन द फाइल नाउ आपसे पूछा जाता है, ये फाइल नाउ आपको सबको दिख रहा है, आपका डैशबोर्ड खुल के यू विल गेट अ फाइल नाउ। देन यू हैव टू सेलेक्ट एन असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर क्या रहेगा, 2023-24। ठीक है। फिर यू हैव टू क्लिक अपॉन द मोड ऑफ फाइलिंग। तो अभी हमारा मोड ऑफ फाइलिंग क्या है, ऑनलाइन है, तो ऑनलाइन इज रिकमेंडेड। आप ये देखोगे कि जब आप आईटीआर फाइल कर रहे हो ईच एंड एवरीथिंग इज देयर ऑन द वेबसाइट, उनको उन सब कुछ लिखा हुआ है क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है। तो आईटीआर जब आप करेंगे तो मोड ऑफ फाइलिंग इज ऑनलाइन। फिर आप यू विल स्टार्ट न्यू फाइलिंग। दिख रहा है आपको रिज्यूम फाइलिंग, जो ये पुरानी जो पहले उन्होंने फाइल स्टार्ट करी थी वो है, या फिर आप न्यू फाइलिंग। तो स्टार्ट न्यू फाइलिंग करेंगे। हम एज एन इंडिविजुअल सैलरीड पर्सन का कर रहे हैं तो यू नीड टू क्लिक अपॉन द इंडिविजुअल एंड देन कंटिन्यू क्लिक करेंगे। फिर उसमें से यू सेलेक्ट आईटीआर फॉर्म 1, क्योंकि फॉर्म 1 कौन होता है, एनी पर्सन हु इज एन इंडिविजुअल जिसके पास सैलरी आ रही है, इनकम फ्रॉम वन हाउस प्रॉपर्टी आ रही है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आ रहा है, ये सब करेंगे। एंड जब जैसे ही आप आईटीआर फॉर्म 1 पे सेलेक्ट कर देंगे तो इट विल स्टार्ट, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारा स्टार्ट हो जाता है। जैसे जैसे स्टार्ट करते हैं वैसे वैसे वो लोग लिख देते हैं। देखो सबको ये दिख रहा है आईटीआर 1। आईटीआर 1 कौन कौन से लोग फाइल कर सकते हैं, इज इट विजिबल टू एवरीवन, फॉर इंडिविजुअल्स बीइंग अ रेजिडेंट हैविंग टोटल इनकम अप टू 50 lakhs, इनकम फ्रॉम सैलरी, वन हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्सेज, इंटरेस्ट एक्सेट्रा एंड एग्रीकल्चर इनकम अप टू 5,000। ये सबको दिख रहा है? यस। इज इट विजिबल टू एवरीवन? यस मैम। हाँ। तो आईटीआर 1 यही लोग कर सकते हैं जो मैंने आपको बताया था। तो इस पे लेट्स गेट स्टार्टेड। Everything is written for which individual ITR 1 is applicable and to whom it is not relevant। फिर आपसे वेबसाइट पूछता है बहुत सारे रीजन कि आप आईटीआर फाइल कर क्यों रहे हो। तो आपको सारे ऑप्शंस क्लिक करने हैं, सबको आंसर देना है। टैक्सेबल इनकम इज मोर देन द बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। हम अगर एग्जेम्प्टेड होंगे, हमारी इनकम एग्जेम्प्टेड होगी तो हम टैक्स नहीं करेंगे, हम फाइल नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी इनकम इज मोर देन द एग्जेम्पशन लिमिट, इसलिए हम फाइल कर रहे हैं। ठीक है। तो आप वही ऑप्शन करेंगे। देन जैसे ही आप ये क्लिक करके कंटिन्यू करोगे आपसे पर्सनल इंफॉर्मेशन आपसे पूछेंगे, आपका नेम, आपका पैन कार्ड, आपका बैंक अकाउंट डिटेल्स, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका आधार नंबर, एवरीथिंग, आपका मोबाइल नंबर, एवरीथिंग। अगर आपसे एम्प्लॉयमेंट पूछेंगे द नेक्स्ट स्टेप वुड बी एम्प्लॉयमेंट, नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो अगर कोई भी इंसान प्राइवेट जॉब कर रहा है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में है, तो उसको हमेशा सेलेक्ट करना पड़ेगा अदर्स। देयर इज नो ऑप्शन ऑफ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। फिर नेक्स्ट वो पूछते हैं आपकी बैंक डिटेल्स। बैंक डिटेल्स आपको बहुत अच्छी तरीके से लिखनी पड़ेगी। अगर बाय चांस आपको रिफंड आना है तो आपको रिफंड ऐसे बैंक अकाउंट में जिसमें आपको रिफंड चाहिए, आपको उसकी भी बैंक अकाउंट डिटेल्स डालनी पड़ेगी और उसी बैंक की विच इज एक्टिवेटेड, विच इज वैलिडेटेड। ठीक है। तो आपको दोनों बैंक अकाउंट जहां से आपकी पेमेंट जाएगी प्लस अगर आपका रिफंड आएगा तो आपको कहाँ से रिफंड लेना है, दैट नीड टू बी वैलिडेटेड। ठीक है। देन यू नीड टू कंफर्म। जैसे ही आप कंफर्म क्लिक करोगे आपका जो ये पर्सनल इंफॉर्मेशन है उस पर टिक करके कंफर्म्ड आ जाएगा। क्या सबको दिख रहा है? इज इट विजिबल टू एवरीवन, पर्सनल इंफॉर्मेशन कंफर्म्ड? यस। हम्म। तो जैसे ही आप वो करेंगे ग्रॉस टोटल इनकम आता है। ग्रॉस टोटल इनकम में अपने आप उन्होंने इनकम कैलकुलेट कर रखी होती है। ठीक है। तो यू नीड टू वेरीफाई दैट पर्टिकुलर इनकम। वेरीफाई कहाँ से करेंगे? फॉर्म नंबर 16, फॉर्म नंबर 26 AS एंड AIS, इन तीनों जगह से आप अपनी सैलरी वेरीफाई करेंगे। जो फॉर्म 16 होता है इट इज ऑलवेज बीइंग प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर। फॉर्म 26 AS और AIS ये दोनों आप इसी पोर्टल पे आपको मिल जाएगा। फॉर्म 16 जो होता है आपको हमेशा एम्प्लॉयर देता है। ठीक है। तो इन ऑर्डर टू डाउनलोड द फॉर्म 26 AS आप कहाँ पे जाएंगे? यू विल क्लिक अपॉन E5, देन यू क्लिक अपॉन इनकम टैक्स रिटर्न। इनकम टैक्स रिटर्न में आपको दिख रहा होगा व्यू फॉर्म 26 AS, तो वहां पे भी आपकी सारी इनकम दिखेगी।
वहां पे आपको जैसे ही आप व्यू फॉर्म 26 AS, यू विल सी कि वो आपसे पूछेंगे कौन से असेसमेंट ईयर की आपको चाहिए और व्यू एज कैसे। तो जब आप व्यू एज पे जाते हैं तो HTML आपको करना होता है एंड देन यू हैव टू क्लिक अपॉन व्यू टू डाउनलोड। तो 26 AS आपका ऐसा दिखता है। ठीक है। तो 26 AS से आपको अपनी वैलिडेट करनी होती है, वेरीफाई करनी होती है। नेक्स्ट होता है कि आप AIS से अपनी इनकम, अपनी सैलरी वेरीफाई करो। तो उसको आपको एक्सेस करने के लिए पहले आप सर्विसेज पे जाएंगे, देन यू क्लिक अपॉन AIS। AIS की फुल फॉर्म होती है एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट पे भी सब सारी चीजें होती है। वंस यू गेट इट वेरीफाइड फ्रॉम फॉर्म नंबर 16, फ्रॉम फॉर्म नंबर 26 AS एंड AIS, आपका जो रिमेनिंग पोर्शन है सैलरी का वो भरा जाता है पार्ट बी ऑफ फॉर्म 16। पार्ट बी ऑफ फॉर्म 16 में सारे डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस होते हैं, एवरीथिंग इज रिटन डाउन। जो जो एग्जेम्पशन अगर नहीं लिखी हुई होती है, यू हैव टू मेंशन द अमाउंट ऑफ द एग्जेम्पशन। इफ यू वांट टू ऐड एनी अदर अलाउंस, एनी अदर एग्जेम्पशन, तो उसके पास आपके पास हमेशा ऑप्शन आएगा ऐड अनदर। तो यू कैन ऐड एनी अदर अलाउंसेस जो आपके एप्लीकेबल है, प्रोवाइडेड यू आर हैविंग प्रूफ फॉर दैट अलाउंस। ठीक है। एंड देन यू हैव टू क्लिक अपॉन द सेव बटन। ठीक है। फिर अगर आपके पास इनकम है फ्रॉम दी हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, फॉर एग्जांपल आपने हाउस प्रॉपर्टी खरीदने के लिए आपने कोई लोन लिया हुआ है, उसके लिए आप प्रिंसिपल अमाउंट पे कर रहे हो, इंटरेस्ट अमाउंट पे कर रहे हो, तो जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है दैट कम्स अंडर दिस हेड, उसके लिए आपको डिडक्शन मिल जाती है। तो बैंक अकाउंट हमेशा आपको एक ये स्टेटमेंट देता है जिसमें आप